हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट एड्यू। हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में चुंबकीय गुण। तो हेडिंग डाल लीजिए, ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में चुंबकीय प्रॉपर्टीज। ओके, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे आज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, चुंबकीय गुण का दो रीजन। चुंबकीय गुण के लिए एकमात्र एक ही रीजन होता है, वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अगर ठोस के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होगा? चुंबकीय गुण रखेगा। क्या रखेगा? चुंबकीय गुण। अब मान लो कि मेरे पास ए पदार्थ है और दूसरा मेरे पास क्या? बी पदार्थ है। इसके अंदर हमारे पास ऐसे है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे है। तो चुंबकीय गुण कौन सा पदार्थ रखेगा? ए पदार्थ रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन है युग्मित है। ठीक है, पेयर के रूप में होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होंगे? चुंबकीय गुण रखेंगे। क्या रखेंगे? चुंबकीय गुण रखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। दो पदार्थ है जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग संख्या में है। जैसे मान लो कि इसके अंदर हमारे पास क्या है? 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर केवल और केवल कितने हैं? दो ही है। इसमें तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर क्या है? तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें जिसमें जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो प्रबल चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो इन दोनों में इसके अंदर तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? ये प्रबल चुंबक की भांति करेगा बजाय बी की तुलना में। हालांकि दोनों ही चुंबकीय गुण रखेंगे। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो उस समय चुंबकीय गुण का एकमात्र क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ लिख लेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण का। मेरे साथ नोट कर लेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण का एकमात्र कारण अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। अगर मान लो कि ठोस है, अगर उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबक की भांति कार्य करेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना तो वो क्या होगा? आकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उसको चुंबक के पास रखे, तो अगर वो चुंबकीय गुण रखेगा तो वो चुंबक से क्या हो जाए? नजदीक आ जाएगा। जैसे लोहे में चुंबकीय गुण होता है। अगर अगर हम क्या करते हैं, लोहे के पास हम क्या करते हैं? चुंबक ले जाते हैं, तो लोहा क्या करता है? चुंबक के नजदीक आ जाता है, तो चिपक जाता है। क्यों? उसमें चुंबकीय गुण है। अगर मैं लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी में क्या होता है? चुंबकीय गुण नहीं होता। अगर लकड़ी के पास चुंबक ले जाते हैं तो लकड़ी चिपकती नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबक ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अगर चुंबकीय गुण होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर चुंबकीय गुण नहीं है तो क्या होगा? वो अट्रैक्शन गुण नहीं रखेगा। क्लियर है? तो देखिए हम क्या कहेंगे? ठोसों में चुंबकीय गुण का एकमात्र कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। ठीक है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति कार्य करता है, तो हम क्या कहेंगे? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबक की भांति चुंबक की भांति कार्य करता है। चुंबक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है, देखिए जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है चुंबक की भांति कार्य करता है, जिसके जिसके दो कारण होते हैं। जिसके दो कारण हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण। देखिए इन दोनों कारण को देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास, देखिए
दो कारण होते हैं, कितने का रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं। देखिए पहले रीजन की हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों चक्कर लगाना। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्र लगाना। देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये नाभिक के चारों ओर कहाँ पे लगाता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसलिए इसे कक्षीय गति कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कक्षीय गति, क्या बोलेंगे इसको, इसे कक्षीय गति कहते हैं, मतलब ऑर्बिट मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट मोशन। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट मोशन। इसे कक्षीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे, कक्षीय गति कहते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता रहता है। देखिए जैसे मान लो कि पेन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और मेरे हाथ क्या है, नाभिक है, तो वो क्या है, वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, इस तरीके से ऐसे चक्कर लगाता ही है। ठीक है, वर्ताकार पथों में। साथ के साथ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह भी घूमता रहता है। जैसे मान लो कि ये चक्कर लगा रहा है, साथ के साथ ये क्या है, अपनी जगह भी क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह भी चक्कर लगाता है, क्या करता है, अपनी जगह भी चक्कर लगाता है इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं चक्रण गति कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चक्कर लगा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चक्रण गति कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण करना, और इसे क्या कहेंगे, इसे हम चक्रण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे चक्रण गति, मतलब स्पिन मोशन। क्या, स्पिन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे तो क्या बोलते हैं, कक्षीय गति। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कि ये नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या है, वर्ताकार पथ है, और इस वर्ताकार पथों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वर्ताकार पथों में चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। इस वर्ताकार पथ में जब चक्कर लगाएगा तो इसके द्वारा एक आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आघूर्ण, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। कौन सा आघूर्ण कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। देखिए ये हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में चक्कर लगाने से। इसलिए इस चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहेंगे, इसको अपन कहते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। कौन सा आघूर्ण कहेंगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे रीजन को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा ऐसे। ठीक है, तो और वो क्या होता है, अपने एक्स पे भी चक्कर लगाता है, और जब अपने एक्स पे चक्कर लगाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं चक्रण गति, स्पिन मोशन। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ये क्या करता है, अपने एक्स पे भी चक्कर लगाता है। जैसे मान लो कि ये अपने एक्स पे इस तरीके से मोशन कर रहा है, और इसके द्वारा भी जब ये मोशन करेगा तो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। कौन सा आघूर्ण उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। कौन सा आघूर्ण उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण। अब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन किसकी वजह से, कक्षीय गति के कारण, इसलिए इसको क्या बोला गया था, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ऐसे ही यहाँ पे देखे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं, इसके वजह से भी क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, लेकिन किसके वजह से, चक्रण गति के कारण, चक्रण, इसलिए क्या बोला जाएगा, इसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलेंगे, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब जब किसी पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर दो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। एक तो क्या उत्पन्न होगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और दूसरा क्या उत्पन्न होगा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इन दोनों की वजह से ही पदार्थ के अंदर, ठोस पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो हम फाइनली क्या कहेंगे, हम फाइनली ये कहेंगे, इन दोनों
इन दोनों चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बातें कार्य करेगा। कब करेगा? इसके दो रीजन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाए तब, मतलब चक्रण गति के कक्षीय गति के कारण, ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्स पे चक्कर लगाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? चक्रण गति। और उनके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय गति के कारण क्या बोलेंगे? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और चक्रण गति के कारण क्या कहेंगे? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पदार्थ के जो चुंबकीय गुण है उसका अध्ययन किससे किया जाता है। पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। और जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको हम म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। देखिए, जो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर हम उसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटोन होती है। इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटोन। और जो बोर मैग्नेटोन होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? म्यू बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बोर मैग्नेटोन, जो हमारे पास एक बोर मैग्नेटोन होता है उसकी वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻24 1⁻⁻2 और m। एक क्या है? एम्पियर है। और m क्या है? मीटर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्पियर इनवर्स टू और मीटर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आता है। चुंबकीय आघूर्ण को हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। म्यू बराबर क्या होता है? n√n+2 बोर मैग्नेटोन। bm क्या है? बोर मैग्नेटोन है, ठीक है। बोर मैग्नेटोन जो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की इकाई होती है, ठीक है। तो n क्या है? यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे n है, वो क्या है? जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी संख्या होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है जो ऐसे सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n मानेंगे और n को वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा और वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार जो पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा आता है परिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। तीसरा आता है अपने पास लोह चुंबकीय पदार्थ, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और चौथा आता है प्रतिलोह, क्या? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पांचवा है फेरी चुंबकीय पदार्थ, इसका दूसरा नाम भी है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। हम इसके बाद में क्या करेंगे? वन बाय वन इनको नोट करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हेडिंग लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। अब जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय, नाम से पता लग रहा है अनुचुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या होते हैं? चुंबक से आकर्षित होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लोहा है, लोहे को अगर चुंबक के पास रख दिया जाएगा तो क्या होता है? कि चुंबक से आकर्षित हो जाता है। कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ
जिनको चुंबक के पास रखेंगे तो वो चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इनमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कम से कम ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मान लो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें अनुचुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए वे पदार्थ जो मेरे साथ नोट कर लेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि इनको अगर हम चुंबक के पास रखेंगे तो वो चुंबक से क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। हमने बोला है कि इनमें क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों के, अब जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा उसके अंदर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु या फिर उसमें क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आयन। ठीक है, तो इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु, अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी क्या करेगा, वो चुंबक से आकर्षित होगा। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतना ही वो आकर्षित होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इनमें क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरीके से होता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास, कम से कम ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। वो स्पिन को बताता है। ये तो घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाएगा और ये क्या करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाएगा। तो हमारे पास जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा उसके अंदर या परमाणु, अणु, आयन होंगे। उस अणु, आयन या परमाणु के अंदर कम से कम क्या होना चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ओके, अब अगर मान लो कि इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं, तो इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि लोहे को चुंबकीय से चिपकाते हैं, आप कोई दूसरे, अगर मान लो कि दूसरा लोहा उस लोहे से अगर टच करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि उस लोहे से हमने चुंबक को हटा दिया, फिर क्या होता है कि उस लोहे से जैसे आलपिन चिपकी गई तो वो भी क्या होती है, गिर जाती है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हट गया ना, इसलिए चुंबकीय गुण भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों से अगर चुंबक को हटा लेते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है, तो उसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनके चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इनमें चुंबकीय गुण समाप्त क्या हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे लोहे की बात करें तो लोहा हमारे पास क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक से आकर्षित हो जाता है, मतलब चुंबकीय चिपक जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है Cu+2 कॉपर अगर +2 अवस्था में होता है तो भी क्या रखेगा,
तो भी उसके अंदर अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होता है कि क्रोमियम +3 होता है, Mn भी क्या होता है इसके, वो भी क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो आकर्षित हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, तो टाइटेनियम ऑक्साइड में भी क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर भी अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है O2 के अंदर भी क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम 11th क्लास के अंदर पढ़े थे अमोटी के अंदर कि वहां पे हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ऑक्सीजन किसकी भांति व्यवहार करेगा, किसके अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और भी हमारे पास और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि हमारे पास है वेनेडियम ऑक्साइड, क्या वेनेडियम ऑक्साइड। अब हमारे पास जो वेनेडियम ऑक्साइड है वो जैसे मान लो कि हमारे +4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, VO2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास से कितने एग्जाम्पल है, आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम +3 है, टाइटेनियम है, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमें आयरन Fe3+3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। सबसे पहले हम इसके उदासीन परमाणु का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। ये उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले कौन आता है 4s2 और 3d6। देखिए यहाँ तक अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहाँ तक अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 होते हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है, आयरन का है। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, इसका मतलब है आयरन में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉनों को, 3 इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, +3, इसमें चार्ज आ जाएगा +3। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाह्यतम कोश से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, बाह्यतम कोश से। तो इसका बाह्यतम कोश क्या है, इसका बाह्यतम कोश 4s होगा, मैक्सिमम n ही क्या कहलाएगा, बाह्यतम कोश। देखिए बाह्यतम कोश यहाँ पे क्या है, 4 है। अपने को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, D के अंदर। तो 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लेकिन D में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे तो 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे 3d5। अब देखिए इसका ये तो समाप्ति हो गई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इसका बाह्यतम कोश कौन सा बन चुका है, 3d5। अब मैक्सिमम n यही है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, बाह्यतम कोश होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो D के अंदर हमें पता है कि 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम हुंडे के नियम से भरेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अगर इसके अंदर देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब है कि n की संख्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का मान कितना है, इसके अंदर 5 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास है म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन। म्यू बराबर देखिए n का मान कितना है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 5, और यहाँ पे n की जगह कितना है 5+2 बोर मैग्नेटॉन। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है कि इस Fe+3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जिसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसमें परमाणु अणु आयन हो सकता है, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और वो इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से कहां से, इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, इनमें समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।
हाँ देखिए, अब हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो हेडिंग डालिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। देखिए प्रतिचुंबकीय, प्रति का मतलब होता है यहाँ पे डाया, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों को तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय के पास रखते हैं तो वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, प्रतिकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इनके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, यानी कि जोड़ा बना करके रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमसे नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे, इन पदार्थों के परमाणु या फिर अणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, तो इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। कैसे होंगे, युग्मित का मतलब होता है पेयर, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। कैसे होंगे, युग्मित होते हैं, मतलब है पेयर्ड के रूप में होंगे। कैसे रहेंगे, पेयर्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पेयर्ड, मतलब जोड़े बना के रहेंगे। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके अंदर, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कैसे रहेंगे, इस तरह। जैसे मान लो कि अगर हम एस की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एस के अंदर, और वो भी कैसे रहेंगे, पेयर बना के रहेंगे। अगर हम पी की बात करें तो पी के अंदर कितने हैं, 3 कक्षक होंगे, और इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, सारे के सारे पेयर्ड हो। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, आप अगर मान लो कि अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। इसका रीजन क्या है, देखिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है। जब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ऐसा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाएगा। इसके द्वारा कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी दिशा कुछ होगी। इसी प्रकार इसके द्वारा भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी दिशा होगी। अब ये तो घड़ी की सुई की दिशा में और ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होगा ना, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो ओवरऑल चुंबकीय आघूर्ण कितना रहेगा, 0। और हमें पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा तो ही क्या होगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के द्वारा अगर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो भी रहा है ना, तो एक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है और चुंबकीय गुण भी नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है। उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है NaCl, नमक। अगर नमक की बात करें तो इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रतिचुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास क्या होते हैं कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में भी क्या होते हैं
कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब डायमैग्नेटिक गुण पाया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं कि जिंक होता है और कैडमियम होता है, इनमें भी क्या पाया जाता है, डायमैग्नेटिक गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास नमक है, नमक को अगर चुंबक के पास ले जाते हैं, क्या वो चिपकता है, क्या नहीं, चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो Na+ मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं Na+ की। Na+, सबसे पहले हम Na+ की बात करें तो देखिए सोडियम है, उदासीन सोडियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक कितना, 11, इलेक्ट्रॉन कितना इसके अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखा जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब कौन आएगा हमारे पास, 3s1। देखिए बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेगा कि Na+ बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और किस अवस्था में चला जाएगा, Na+ में चला जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ से जाएगा, बाह्यतम कोष से जाता, और इसका बाह्यतम कोष क्या है, ये मैक्सिमम n क्या बताएगा, बाह्यतम कोष। यहाँ पे मैक्सिमम n क्या है, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6। अब हमारे पास बाह्यतम कोष क्या बन चुका है, ये क्यों, क्योंकि 3s के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो बाह्यतम कोष समाप्त हो गया 3 वाला। अब हमारे पास बाह्यतम कोष क्या है, 2 वाला है, 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोष उसी को मानेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो भी पैड के रूप में होंगे। और p के अंदर हमें पता है कि 3 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन किसके नियम के अनुसार भरे जाते हैं, कुंडली नियम के अनुसार। इलेक्ट्रॉन एक बनेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें अनुचुंबकीय गुण तो होगा नहीं, फिर कैसा गुण होगा इसके अंदर, प्रतिचुंबकीय गुण होगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि NaCl प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। कैसा गुण पाया जाता है इसके अंदर, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऐसा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, ऐसा, और उनकी डायरेक्शन भी कैसे है, एक दूसरे के विपरीत है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों, साथ के साथ वो अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो कि अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, जब ये अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण। और जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो कैसे होगी, उसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है हमारे पास S से लेकर के N की तरफ होती है। मतलब हमारे पास N पोल और S पोल बन जाते हैं चुंबकीय आघूर्ण की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, N सिरा बना और S सिरा बना जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगा। देखिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाएगा। ये तो हमारे पास ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये कैसे चक्कर लगाएगा, ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। इसमें तो यू थी और इसमें कैसे हो गई, इधर हो गई। इसका मतलब है कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हाँ, इसकी जो डायरेक्शन होगी S से लेकर के किधर होगी, N की तरफ होगी। ठीक है, N से लेकर के क्या हो गई है, S की तरफ हो गई। क्या हो गई है, N से लेकर के S की तरफ हो गई है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास है N और दूसरा हमारे पास क्या है S, यहाँ पे क्या है S और यहाँ पे हमारे पास क्या है N है। तो अगर मान लो कि दो चुंबक है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने क्या किया, एक चुंबक तो ये रहा और जिसका S है और दूसरा हमारे पास क्या है N है। दूसरा चुंबक हमारे पास ये है जिसका N और S एक दूसरे को नजदीक ले आते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और इनके अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण हट जाता है। आप फिजिक्स लैब के अंदर भी जाके कर सकते हैं। फिजिक्स लैब के अंदर दो चुंबकों N दूर S दूर के
उसके दूसरे चुंबक के एस ध्रुव के नजदीक इस तरीके से रख दिया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अब कोई भी चुंबकीय पदार्थ उस पर चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहते हैं और दोनों इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं और चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनमें चुंबकीय गुण नहीं होते, मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, देखिए अगर मान लो कि ये पदार्थ है, इन पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ पे रखेंगे इनको, अगर लोह चुंबकीय पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रबलता से आकर्षित। इसका मतलब है कि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कोई भी पदार्थ है अगर चुंबक से प्रबलता से आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा से ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित होते हैं। आकर्षित कैसे होंगे, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। देखिए हमारे पास जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, इनके अंदर क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी, उनकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, एक ही दिशा में होगी। तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। कैसे होती है, अधिक। अगर अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा तो चुंबक से क्या होगा, आकर्षित होगा। और वो प्रबलता से आकर्षित हो रहा है, मतलब है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा इनका संरेखन का मतलब होता है व्यवस्था, कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ना। इनका संरेखन एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। जैसे मान लो कि 5-6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। देखिए हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उनका संरेखन भी कैसा है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो चुंबकीय से क्या होंगे, प्रबलता से आकर्षित होंगे। क्यों, क्योंकि एक चुंबक की भांति कार्य करता है तो दूसरे चुंबक की भांति कार्य करे, तो सारे के सारे किसकी भांति कार्य करेंगे, चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रबलता से आकर्षित होंगे। इनमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। नष्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत होगी। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके विपरीत चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मतलब है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है ना, विपरीत दिशा में होती है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर उनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अगर हम इनमें उदाहरण की बात करें, देखिए इनके उदाहरण हमारे पास है फेकोनी, याद हो जाएगा आपको, फेकोनी याद हो गया, फेकोनी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 एग्जांपल है फेकोनी। अगर हम बात करने लगे कि आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, चेक करते हैं। क्या इसमें वास्तव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर हम बात करें तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6।
और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो ऑर्गन कितना होता है 18 और इसके बाद में कौन आएगा अपने पास 4s और यहाँ पे 3d। ठीक है 18 और 2 20 के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 26 इलेक्ट्रॉन। तो 26 इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखना पड़ेगा। ऑर्गन तो 18 हो गया 18 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब ये कहेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने हैं। इसके अंदर हमारे पास होते हैं यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं 4 इलेक्ट्रॉन और उनकी डायरेक्शन भी कैसे है उनकी डायरेक्शन भी एक ही है कैसी है 4 1 2 3 4 एक ही डायरेक्शन है। ठीक है तो ये क्या होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ अब हम देखेंगे हमारे 4th नंबर का पदार्थ है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए ये किस टाइप का होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। क्या कारण है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। क्या कारण है देखिए इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना तो आधों की जो डायरेक्शन होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो आधों की डायरेक्शन कैसी होती है आधे इलेक्ट्रॉनों की होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आधे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे आधे इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं मतलब व्यवस्थित होते हैं उनके चुंबकीय गुण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो कि इसमें क्या बोला गया जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है एक ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है। तो देखिए इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में। ऐसे इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर है। ठीक है जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है आयरन ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। आयरन ऑक्साइड के अंदर अगर हम बात करें तो आयरन ऑक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Fe+2 मिलता है। दूसरा हमें क्या मिलता है O-2 मिलता है। हमें चेक करना है कि Fe+2 अवस्था के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम बनाते हैं यहाँ बनाते हैं हमारे पास है Fe+2 हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है। अगर हम इसमें परमाणु क्रमांक की बात करें तो 26 लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 24 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 24। क्यों क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा चुके हैं ना तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ऑर्गन का कितना होता है ऑर्गन का होता है हमारे पास 18 फिर कौन आएगा हमारे पास 4s और यहाँ पे 3d। देखिए अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। बाकी कितने बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे कहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है अगर हम यहाँ की बात करें तो डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है 5 कक्षक हो गए और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4। लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी व्यवस्था ऐसे नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है देखिए इन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस तरीके से होती है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। इनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है। हालांकि अगर हम मायने से देखें कि डिप हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा कि हम इस प्रकार से भरेंगे। लेकिन प्रयोगों के द्वारा ये पाया गया कि हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड होते हैं आयरन ऑक्साइड के अंदर Fe+2 में डी के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। एक घड़ी की सुई की दिशा में एक कक्षक में घड़ी की सुई दिशा में चक्कर लगा रहा है तो दूसरे ऑर्बिटल के अंदर दूसरे कक्षक के अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है।
तीसरे के अंदर क्या होगा, वो वापस घड़ी की सुई की दिशा में, तो चौथे के अंदर क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय नष्ट हो जाएगा, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आगे होगी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4 लेकिन फिर भी चुंबकीय गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है, संरेखण क्या होता है, व्यवस्था ही है। देखिए संरेखित है ना, एक बड़ा है अपने पास संरेखित, जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, मतलब है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इनकी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ऐसी होती है कि घड़ी की सुई की दिशा में, विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में समझी, यानी कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, हमारे लास्ट है हमारे पास लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरीमैग्नेटिज्म। क्या? फेरीमैग्नेटिज्म। देखिए फेरीमैग्नेटिज्म क्या है, ये एक तरीके से तीसरे प्रकार का है। कौन से टाइप का है? तीसरे प्रकार का, मतलब है लोह चुंबकीय समान है, लोह है, देखिए तीसरे के समान है लोह चुंबकीय, लेकिन वो कैसा है, लघु है। कैसा रहेगा? लघु। तीसरे के अंदर हमारे पास क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। कैसे थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगी, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होती है ना कि एक दूसरे के समांतर भी होगी तो विपरीत दिशा में भी होगी। ठीक है, तो लेकिन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। कैसे? देखिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है, व्यवस्थित होती है, किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, ऐसे पदार्थों को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी है, कैसी है, देखिए कैसी है, इनकी असमान संख्या परिणामी दिशा में संरेखित होती है। कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में, असमान संख्या में, किसमें? असमान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है तो दूसरा कैसे चक्कर लगाएगा, ऐसे। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला कैसे चक्कर, ऐसे लगा रहे तो नेक्स्ट ऐसे लगा रहे, जैसे मान लो कि ये नेक्स्ट लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे चक्कर लगाने लग गया। तो देखिए अगर हम बात करें कि इनके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न करें, देखिए इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दोनों के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इन दोनों के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास आता है इन दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके द्वारा तो नष्ट हो जाएगा या फिर इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि इन दोनों के द्वारा नष्ट, लेकिन इसके द्वारा तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, लेकिन वो उत्पन्न होगा चुंबकीय गुण, वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, लघु होगा। कैसा होगा, लघु होगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहा गया है। क्या बोला गया है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहा गया है। ठीक है, तो लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है एकदम किसके समान है, तीसरे के समान है। किसके समान है, तीसरे के समान है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, किंतु परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। क्या यहाँ पे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, घड़ी की विपरीत दिशा में मिल गया है, इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। इसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि लोह चुंबकीय गुण रख रहा है तीसरे के समान, लेकिन वो कैसा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे लघु लोह चुंबकीय। इन्हीं पदार्थों को फेरीमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। दूसरा है फेराइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम Fe2O4 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा है कि ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण, ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण देखा है, और चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो जो ठोसों में चुंबकीय गुण है वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कभी आ भी जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा। अगर मान लो कि नया क्वेश्चन आता है तो वो ईजी क्वेश्चन आता है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कई सालों तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, वो टपक जाता है, तो क्या होता है, वो इजी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और अगर आएगा भी तो बहुत इजी आएगा। इसलिए आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या करेंगे, एक वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार नहीं है तो दोबारा देखिए। तो ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय गुण वाला है टॉपिक। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है। एक तो हमारे पास 4th के अंदर और 5 के अंदर कंफ्यूज होता है कि हमारे पास लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से कि एक घड़ी की सुई की दिशा में है तो दूसरा विपरीत दिशा में है, और कम से कम 1-2 ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे कि चुंबकीय गुण नष्ट नहीं करने वाले होंगे, वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करेंगे। इसलिए ये क्या बोलेंगे, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।